बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इंग्लिश 5 to 3 की फाइनल टर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं मैंने हाईलाइट करके आपके लिए क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। उम्मीद है आप इन लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी जो फाइनल टर्म है वो अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने हाईलाइट कर लेना है और इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके साथ साथ आपने एमसीक्यूज़ फाइल्स जो हैं वो भी प्रिपेयर कर लेनी है। तो ये आपको पता है ऐसे 8 से लेकर 15 तक 8-10 लेसन है इस बुक के। तो उनमें से आपका जो फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है वो आएगा, उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, एमसीक्यूज़ भी होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिस्क्राइब जॉनरा एज सोशल एक्शन। कि आपने डिस्क्राइब करना है जॉनरा को एज सोशल एक्शन, या जॉनरा क्या किरदार अदा करता है सोशल एक्शन के अंदर लोगों के दरमियान। ठीक हो गया। इसका आंसर जी, डिस्कोर्स अराइजेज अमंग पीपल इन इंट्रैक्शन। कि जो डिस्कोर्स होता है वो लोगों के दरमियान इंट्रैक्शन के दौरान वकूफ़ पज़ीर होता है। एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ मीन्स बाई विच पीपल अकम्प्लिश सोशल एक्शन। और ये उन ज़राए का हिस्सा होता है जिनकी वजह से लोग सोशल एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Meanings arises within the pragmatic unfolding of events and mediate the alignment of participants to perceptions of intermediate situations and relevant context called to mind by language। कि जो लोग होते हैं वो जो मीनिंग्स वो जो जो मतलब वो निकालते हैं लफ्ज़ों का, वो कंटेक्स्ट बेस होता है। एक ख़ास कंटेक्स्ट के अंदर लफ्ज़ों का मतलब लेते हैं लोग। एक ख़ास कम्युनिटी में रहने वाले लोग एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर लफ्ज़ों का अपने हिसाब से मतलब लेते हैं। तो लोग एक ख़ास कम्युनिटी में रहते हुए मुख्तलिफ सोशल एक्शन परफॉर्म करते हैं और आपने उसमें बताना है कि भाई जॉनरा का उसमें क्या किरदार है। क्योंकि जो डिस्कोर्स है उसका तल्लुक सोशल इंटरेक्शन के साथ है, सोशल एक्शन के साथ है। तो डिस्कोर्स को ही हम जॉनरा कहते हैं बेसिकली। तो इसका लोगों के दरमियान सोशल एक्शन का बायस बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस हम करते हैं उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस अकर्स विद इन सोशल सिचुएशन एंड शुड बी अंडरस्टूड एंड एनालाइज। कि जो डिस्कोर्स होता है वो लोगों के दरमियान सोशल सिचुएशन के अंदर हम वकूफ़ पज़ीर होता है, जिसको हम समझ सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं। एज इट ऑपरेट्स मीनिंगफुली विद इन दैट सिचुएशन, क्योंकि वो किसी एक ख़ास सिचुएशन के अंदर मीनिंगफुल तरीके से काम करता है। और जो अटरेंसेज होती है, अटरेंसेज आर पार्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड डिस्कोर्स प्रोड्यूस विद इन आवर सोशल लाइफ आर टू बी अंडरस्टूड विद इन ऑल द डायमेंशंस ऑफ लाइफ। मतलब ये है कि जो डिस्कोर्स एनालिसिस हम करते हैं उसकी इम्प्लीकेशन यही है कि वो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन का बायस बनता है। लोग डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक ख़ास कम्युनिटी में रहते हुए। तो ये सारी इम्प्लीकेशन है डिस्कोर्स एनालिसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी, व्हाट इज़ जॉनरा। हमने पहले पढ़ा है जॉनरा एज सोशल एक्शन, तो अभी हमें पता होना चाहिए कि भाई जॉनरा किसे कहते हैं, ये टाइप्स ऑफ जॉनरा कौन कौन सी हैं। जॉनर्स आर वेज इन विच पीपल गेट थिंग्स डन। जॉनरा उस चीज़ को कहते हैं, ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिनके ज़रिए लोग चीज़ों को करते हैं, काम करते हैं लोग, उसको हम जॉनरा कहते हैं। थ्रू देयर यूज़ ऑफ स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। किसके ज़रिए काम करते हैं चीज़ों का काम करते हैं थ्रू यूज़ ऑफ स्पोकन एंड रिटन डिस्कोर्स। रिटन और स्पोकन डिस्कोर्स को इस्तेमाल करते हुए जो लोग काम करते हैं चीज़ों को गेट थिंग्स डन, मतलब चीज़ों को वकूफ़ पज़ीर करवाते हैं। तो उसको हम वो जिस तरीके से करवाते हैं उनको हम जॉनरा कहते हैं। जॉनराज आर एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंगेज इन दो द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए जो लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उनको जॉनरा कहते हैं। ठीक हो गया। और इसकी दो टाइप्स हैं, इसकी ना दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। एक है जी एकेडमिक लेक्चर्स एंड कैजुअल कन्वर्सेशंस आर एग्जांपल ऑफ स्पोकन जॉनरा। एक स्पोकन जॉनरा है और एक रिटन जॉनरा है। स्पोकन की बात वो कर रहा है कि कन्वर्सेशन जो होगी वो स्पोकन में आ गई, और जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स और एकेडमिक एसेस वगैरह हो गए वो रिटन जॉनरास के अंदर आते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ जॉनरा एंड और इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या चीज़ होती है। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एक्सप्लोर द कनेक्शंस बिटवीन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अकर्स। जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस होता है ये एक्सप्लोर करता है कनेक्शंस को किसके चीज़ के दरमियान, बिटवीन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज के इस्तेमाल और जो वो सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है उस उनके
या जो लैंग्वेज यूज़ का जो तल्लक है सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ, वो क्या है। लैंग्वेज का सोशल कॉन्टेक्स्ट और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ कनेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया। आपने इसकी पूरी वो देख लेनी एप्लीकेशन कि इट एक्सप्लोर इश्यूज सच एज जेंडर, एथनिसिटी, कल्चर डिफरेंसेस, आइडियालॉजी एंड आइडेंटिटी। तो ये सारे वो मसाइल हैं जिनको हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का आपको पता चल गया कि ये कनेक्शंस को स्टडी करता है, एक्सप्लोर करता है लैंग्वेज के यूज़ को, और कि लैंग्वेज का सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ क्या तल्लक है, क्या कनेक्शन है, उसको हम अंडर द हेडिंग ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं या किन प्रिंसिपल की बुनियाद पर जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हम कंडक्ट करते हैं, ये कौन कौन से उसके असूल हैं। इसका जी फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। पहला है, सबसे पहला प्रिंसिपल है जी, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आर कंस्ट्रक्टेड एंड रेफर्ड इन डिस्कोर्स, कि सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ को हम उसके अंदर स्टडी करते हैं कि वो कंस्ट्रक्ट होते हैं उसके अंदर और रिफ्लेक्ट होते हैं उस आपके डिस्कोर्स के अंदर, कि उस खास कॉन्टेक्स्ट के, खास कम्युनिटी के पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं और सोशल इश्यूज़ क्या हैं, वो हम स्टडी करते हैं। दूसरा असूल है कि पावर रिलेशंस आर निगोशिएटेड, पावर रिलेशंस को निगोशिएट किया जाता है एंड परफॉर्म किया जाता है थ्रू डिस्कोर्स बाय द यूज़ ऑफ डिस्कोर्स। डिस्कोर्स बोथ रिफ्लेक्ट्स एंड प्रोड्यूसेस सोशल रिलेशंस, जो डिस्कोर्स होता है वो हमेशा सोशल रिलेशन पे जोर देता है कि लोगों के आपस में तल्लकात क्या हैं। और चौथा, इसके आइडियालॉजीज आर प्रोड्यूस्ड, और इसमें मुख्तलिफ आइडियालॉजीज़ को बनाया जाता है बाय द यूज़ ऑफ डिस्कोर्स। तो ये चार प्रिंसिपल्स हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जिन पे बेस करता है या जिनको बुनियाद बनाकर हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस, कि मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या चीज़ होती है। मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस कंसिडर्ड हाउ टेक्स्ट ड्राज ऑन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज पिक्चर्स, फिल्म, वीडियो, इमेजेस एंड साउंड इन कम्बिनेशन विद वर्ड्स टू मेक मीनिंग। कि मल्टी मॉडल डिस्कोर्स का मतलब ये है कि किस तरह जो टेक्स्ट होता है वो हम मुख्तलिफ जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मिसाल के तौर पर पिक्चर्स, फिल्म, वीडियो और तस्वीरें, उनके ऊपर जब हम टेक्स्ट को लिखकर हम मुख्तलिफ मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश करते हैं तो उसको मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया। जब आप मुख्तलिफ जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं, पिक्चर हो गया, फिल्म हो गई, वीडियो हो गई, इमेजेस हो गया, ये सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। जब हम इनको इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज के ज़रिए हम कोई मैसेज कन्वे करते हैं लोगों को, तो उसको मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया, इसकी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। आगे है जी, व्हाट आर द एम्स ऑफ डिस्कोर्स एथिक्स, एक टर्म यूज़ होती है डिस्कोर्स एथिक्स, उसके क्या मकासद हैं कि या उसका क्या मकसद क्या होता है। डिस्कोर्स एथिक्स, इसको DE भी कहते हैं, हैज़ टू एम्स, इसके दो मकासद है बड़े, टू स्पेसिफाई द आइडियल कंडीशन फॉर डिस्कोर्स एंड टू ग्राउंड एथिक्स, कि एक आइडियल कंडीशन को स्पेसिफाई करना किसी भी डिस्कोर्स के लिए, और फिर जो एथिक्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, इन द एग्रीमेंट्स रीच थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ सच डिस्कोर्स एथिक्स कंसिक्वेंटली। मतलब ये है कि हर काम को करने के आपको पता है कुछ एथिक्स होते हैं। आपने कॉपीराइट नहीं करना होता, आपने जो ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है। तो इसी चीज़ को डिस्कोर्स के अंदर भी जो डिस्कोर्स एथिक्स होते हैं उनके दो इंपॉर्टेंट मकसद होते हैं। एक तो आपने स्पेसिफाई करना होता है डिस्कोर्स को, और दूसरा आपने जो एग्रीमेंट्स किए हैं उनको आपने पूरा करना होता है। तो ये इसके दो बड़े मकासद हैं एथिक्स ऑफ डिस्कोर्स एथिक्स के। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस, कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या चीज़ होती है। डिस्कोर्स एनालिसिस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज अबाउट लैंग्वेज बियॉन्ड द वर्ड। डिस्कोर्स एनालिसिस की अगर हम बात करें तो ये इन्वेस्टिगेशन एक किस्म की है नॉलेज की, बियॉन्ड द लैंग्वेज। बियॉन्ड द लैंग्वेज का मतलब ये है कि लफ्ज़ी मतलब से आगे थोड़े बढ़ के बात करना। एक लफ्ज़ी मतलब होता है एक कंटेक्चुअल बेस मीनिंग, मतलब लफ्ज़ी मतलब को छोड़कर, जो लफ्ज़ी मीनिंग है उसको छोड़ के जो कॉन्टेक्चुअल बेस प्रैग्मेटिक्स मीनिंग्स होते हैं उन पे फोकस किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर, कि एक ख़ास कम्युनिटी वाले लोग ख़ास लफ्ज़ों का क्या मतलब लेते हैं। आपको पता है कि एक लफ्ज़ के कई मतलब हो सकते हैं। डिक्शनरी लेवल से ऊपर आपने जाना है, आपने सिचुएशनल बेस पे जाके, प्रैग्मेटिक्स लेवल पे जाके आपने लैंग्वेज को स्टडी करना है, तो उसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। ठीक हो गया।
चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रैग्मेटिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस एंड क्रिटिकल डिस्कोर्स, के प्रैग्मेटिक डिस्कोर्स एनालिसिस और क्रिटिकल डिस्कोर्स के अंदर क्या फ़र्क है। आपने ये देख लेना है कि प्रैग्मेटिक्स ऑफन फोकसेस ऑन द सोशल एंड जेनेरिक कंस्ट्रेंट लाइक पोलाइटनेस, कन्वर्सेशन, relative social status, etc., and shape communicative situations, while discourse analysis may foreground how discourse construct social meanings. प्रैग्मेटिक्स का मतलब ये होता है, इसका जो फोकस होता है वो सोशल और जो जेनेरिक कंस्ट्रेंट होते हैं, मिसाल उसके दिए कि पोलाइटनेस हो गया, कन्वर्सेशन हो गया या रिलेटिव सोशल स्टेटस हो गया, उनके ऊपर कम्युनिकेटिव सिचुएशन के ऊपर फोकस करता है। और जो डिस्कोर्स एनालिसिस है इसके अंदर ये देखता है कि लोग जो है वो किस तरह सोशली तौर पर मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में रिलेशनशिप को पढ़ा जाता है डिस्कोर्स का और प्रिजर्वेशन के दरमियान। तो आपने ये 3 टर्म याद रखनी है कि प्रैग्मेटिक्स क्या चीज़ होती है, उसका फोकस किस चीज़ पे होता है, डिस्कोर्स एनालिसिस का फोकस किस चीज़ पे होता है, और क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का फोकस किस चीज़ पे होता है। ये तीनों चीज़ों का आपने डिफरेंस वाज़ह करना है कि इनमें क्या फ़र्क है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, व्हाट इज़ मीडिया डिस्कोर्स। मीडिया डिस्कोर्स क्या होता है, राइट इट्स मेन अप्रोचेज, और इसकी जो मेन अप्रोचेज हैं वो भी लिखें। मीडिया डिस्कोर्स रेफर्स टू इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस थ्रू ए ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म, कि कोई भी इंटरेक्शन जो कि किसी भी ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है उसको हम मीडिया डिस्कोर्स कहते हैं। वेदर ये स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। इन विच द डिस्कोर्स इज ओरिएंटेड, जिस फॉर्म में मिसाल के तौर पर जब हम टीवी पे देख रहे होते हैं या कोई भी ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म हो उस पर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको मीडिया डिस्कोर्स कहते हैं। वो रिटन भी हो सकती है और स्पोकन भी हो सकती है। और इसकी जो अप्रोचेज हैं, 3 मेन अप्रोचेज हैं इसकी मीडिया डिस्कोर्स की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली है डिस्कोर्स एनालिटिक, दूसरी है सोशल लिंग्विस्टिक, तीसरी है नॉन लिंग्विस्टिक। तो ये 3 मेन अप्रोचेज हैं आपके मीडिया डिस्कोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, डिस्क्राइब एडवर्टाइजिंग मैसेजेस एज सैम्पल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज़, कि किस तरह जो एडवर्टाइजमेंट चलती है, जो मशहूरियाँ चलती हैं, उनके ज़रिए हम सोशल इंटरेक्शन, बेसिकली हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, लोगों से बात कर रहे होते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। तो आपने बयान करना है कि किस तरह एडवर्टाइज मैसेज जो होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन का या सोशल एक्टिविटीज़ का बेस बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आता है। तो एडवर्टाइजमेंट आपको पता है कि एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि आप यूज़र के किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आप एक किस्म का इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ऑडियंस के साथ। तो ये एक ज़रिया है लोगों के दरमियान इंटरेक्शन का। तो आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, व्हाट इज़ डिस्कर्सिव साइकोलॉजी, कि डिस्कर्सिव साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है। डिस्कर्सिव साइकोलॉजी इज़ एन अप्रोच दैट एड्रेसेस साइकोलॉजिकल मैटर्स इन टर्म ऑफ हाउ दे फिगर इन डिस्कोर्स, कि ये जो डिस्कर्सिव साइकोलॉजी है ये एक अप्रोच है जो कि एड्रेस करती है कि डिस्कोर्स के अंदर या कन्वर्सेशन के अंदर जो साइकोलॉजिकल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं उनको स्टडी करती है, कि किस तरह लोगों की जो साइकी होती है या जो लोगों के साइकोलॉजिकल मैटर्स होते हैं वो कन्वर्सेशन के अंदर उनका क्या किरदार होता है। ठीक है, ये आपकी डिस्कर्सिव साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो इस चीज़ को स्टडी करती है। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स, कि इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या चीज़ होती है। इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स, इसको IS भी कहते हैं, स्टडीज़ द लैंग्वेज यूज़ ऑफ पीपल इन फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसमें ये जो ब्रांच है ये स्टडी करती है लैंग्वेज के यूज़ को फेस टू फेस इंटरेक्शन जब लोगों का होता है तो वो हम पढ़ते हैं इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं उस चीज़ को। ठीक है, फेस टू फेस आपने ध्यान में रखना है कि किस तरह लोग फेस टू फेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। आगे जी क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स इंपॉर्टेंट, वाई, कि ये जो इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ज़्यादा अहमियत है इसकी। इंटरेक्शनल सोशियो लिंग्विस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट ड्राज आवर अटेंशन टू द एक्जिस्टेंस ऑफ सबटल कल्चरल डिफरेंसेस इन द सिस्टमैटिक कम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल साइंस। जब आपको पता है जब दो लोग आपस में फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं तो ना सिर्फ वो लफ्ज़ों से बात कर रहे होते हैं बल्कि वो नॉन वर्बल साइंस को भी इस्तेमाल करते हैं, गेस्चर्स को इस्तेमाल करते हैं, वो इशारों से भी बात कर रहे होते हैं। तो सोशल लिंग्विस्ट जो इंटरेक्शनल लिंग्विस्टिक्स है इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि कुछ मीनिंग होते हैं जो आप लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इशारों की ज़रूरत पड़ती है, नॉन वर्बल लैंग्वेज को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है।
तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज दोनों इस्तेमाल हो रही होती है, तो जो मीनिंग होता है, जो इंटरेक्शन होता है लोगों का, वो मीनिंगफुल होता है, ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। समझ आ गई। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन होलिज्म एंड रिलेटिविज्म। ये दो टर्म्स हैं, होलिज्म क्या चीज़ होती है और रिलेटिविज्म क्या चीज़ होती है। इनको अपने इनके दरम्यान डिफरेंस भी हो सकता है या ऐसा भी सवाल आ सकता है कि इनकी डेफिनेशन करें। होलिज्म मीन्स दैट अ पार्ट ऑफ समथिंग कैन ओनली ट्रूली बी अंडरस्टूड इज इफ एग्जामिन्ड विद इन रिलेशन टू द होल ऑफ इट। कि होलिज्म का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ के किसी एक हिस्से को समझना है तो आपको पहले पूरी चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक हो गया। ये है होलिज्म का कंसेप्ट है कि आपने अगर एक चीज़ को समझना है, किसी एक चीज़ के एक हिस्से को समझना है, तो आपको उसका तल्लक जो पूरी उसकी होल बॉडी है उसके साथ ज़ैर करना पड़ेगा, या आपको पहले पूरे उस हिस्से को समझना पड़ेगा। और जो रिलेटिविज्म है मीन्स दैट जजमेंट्स, ट्रूथ्स और मॉरल वैल्यूज़ हैव नो अब्सोल्यूट एंड कैन ओनली बी अंडरस्टूड रिलेटिव टू द सिचुएशन। और जो रिलेटिविज्म है इसके अंदर सिचुएशंस इन्वॉल्व होती है और इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक दो कंसेप्ट हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है कि होलिज्म क्या चीज़ होती है और रिलेटिविज्म क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ होती है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इज़ द इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस सोशल लाइफ। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इस चीज़ को स्टडी करती है कि कैसे जो लैंग्वेज है वो लोगों की सोशल लाइफ के ऊपर असरअंदाज होती है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये एंथ्रोपोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि बनाई गई थी जो इंडेंजर लैंग्वेजेस थी उनकी बका के लिए, और ये स्टडी करती है कि कैसे जो लैंग्वेज है वो लोगों की सोशल लाइफ के ऊपर असरअंदाज होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ EAP, एजुकेशन इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेज। ये क्या चीज़ होती है। इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेज इज यूजुअली डिफाइंड एज टीचिंग इंग्लिश विद द एम ऑफ असिस्टिंग लर्नर्स स्टडी और रिसर्च इन दैट लैंग्वेज। कि जो एजुकेशन फॉर एकेडमिक पर्पसेज है ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इंग्लिश को हम एकेडमिक पर्पज़ के लिए स्टडी करते हैं। मुख्तलिफ डिग्रीज़ के अंदर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, क्लासरूम इंटरेक्शन, तो इनके लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज को हम स्टडी करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एकेडमिक, मतलब तालीमी सरगर्मियों के लिए जब हम इंग्लिश को स्टडी करते हैं तो वो एक इंग्लिश की ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेज उसको कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कारपोरा एंड इट्स टाइप्स। कारपोरा क्या चीज़ होती है और इसकी क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं। Corpus is a collection of spoken or written authentic text that is representative of the particular area of language use by virtue of size and composition। कि जो कॉर्पस होता है वो कलेक्शन होती है स्पोकन या रिटन अथेंटिक टेक्स्ट की फॉर्म में, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक ख़ास एरिया के अंदर लैंग्वेज के इस्तेमाल को। कि ये एक रिटन पीस भी हो सकता है, स्पोकन पीस भी हो सकता है, किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी एरिया की लैंग्वेज का जो कि उसकी उस एरिया की लैंग्वेज को शो कर रहा होता है, तो उसको हम कॉर्पस कहते हैं। मतलब एक मटेरियल होता है, एक टेक्स्ट हमारे पास मौजूद होता है, या स्पोकन लैंग्वेज में भी हो सकता है, उसको हम कॉर्पस कहते हैं, जिसकी बिना पर हमें पता चलता है कि फ़लाँ एरिया की फ़लाँ टाइम पे ये लैंग्वेज इस तरह इस्तेमाल होती थी। तो ये कॉर्पस होते हैं, ये रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक है जनरल कॉर्पोरा और एक है स्पेशल कॉर्पोरा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट दो टाइप्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, व्हाट आर द मेन पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस। कि जो टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मेन पैटर्न्स कौन कौन से हैं, या उनमें हम कौन कौन से पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। देयर आर मेनली 3 पैटर्न्स ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के 3 पैटर्न्स होते हैं आमतौर पर। ये जो कैर्थी और हॉलैंड एंड जॉनसन इन्होंने ये बयान किए थे कि जो टेक्स्ट को हम पैटर्न के अंदर लिखते हैं तो उसकी 3 मेन टाइप्स होती हैं। पहली है जी प्रॉब्लम सोल्यूशन, पहली टाइप है प्रॉब्लम सोल्यूशन, दूसरी है जी जनरल स्पेसिफिक, और तीसरी है क्लेम काउंटर क्लेम। तो ये 3 मेन पैटर्न्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक हो गया। इसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आपने अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। इसके साथ आपने जितनी भी MCQs फाइल्स आपको मिलती हैं उनको अच्छे तरीके से रेडी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।